हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मैं गजेंद्र यादव। इसके पहले वाले वीडियो में हम स्टडी किए हुए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसमें हमने आपको बताया। आज हम देखेंगे उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो शब्द है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी दोनों से मिलकर बना हुआ है, और इसी के रूप में जो हमारा स्पेक्ट्रम है वह चलता है, एक रेडिएशन के रूप में चलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझने के लिए यहाँ जो है देखिए, सबसे पहले मैक्सवेल साहब 1870 में यानी 1817 में बताया कि जो रेडिएशन, जो लाइट है, जो रेडिएशन है वह एक दूसरे के, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यह बी है जो यहाँ से सीधे एक दूसरे के पर मोशन कर रहा है। यहाँ ई है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। यह डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, यानी जो तरंग की दिशा को दिखा रहा है, यह तरंग की दिशा को दिखा रहा है। और यह जो रेडिएशन चल रहे हैं यहाँ से, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, यह एक दूसरे के डायरेक्शनली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यह यहाँ से सीधे निकलते हैं और निकलने के दौरान इसमें इनके जैसे जैसे यह यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते यहाँ पर पहुँचे, तो इनके जो बीच का ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा जिसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ होते हैं। यानी यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेशन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ से यह रेज निकलती हैं, रेडिएशन निकलते हैं, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेशन करते हुए यह आगे निकल जाते हैं, यह और भी आगे चले जाते हैं। जैसे जैसे जाएंगे तो इनका जो कंडीशंस होगा यह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए जैसे हम देखेंगे इसमें वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में यहाँ से यहाँ सीधे जो यह बना हुआ है, इस चीज़ को, इसको सबसे पहले हम मानेंगे जीरो। यहाँ से जीरो से लेकर यहाँ तक यह भाग जो दिखाई दे रहा है एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसे हम इनके जो बीच की दूरी है इसे हम लैम्डा के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ श्रिंग और गर्त बोल देंगे। श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह ट्रफ भाग है, तो ट्रफ भाग में भी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ अगर दूरी देखा तो यह भी क्या है, लैम्डा ही है। तो शुरुआती दौर में माना जाता था कि जो रेडिएशन हमारे पृथ्वी को आते हैं वह ट्रेवल करते हुए पहुँचते हैं, तो ट्रेवल करने के दौरान जो रेडिएशन निकलते हैं वह रेडिएशन एक दूसरे के क्या करते हैं, और अगर यह ऐसे चल रहा है तो दूसरा वाला क्या करेगा ना, उसके ऊपर ऐसे से चलेगा, यानी दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेशन करते हुए यह सीधे निकल जाते हैं। तो इसमें यह तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य को हमने दिखाया कि यहाँ से यानी जो क्रस्ट भाग दिखाई दे रहा है और यह क्या है, ट्रफ है। तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी ऐसे भी कह सकते हैं श्रिंग और गर्त, श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, यानी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जैसे यहाँ निकल रहा है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वह प्रकाश होगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी c इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें लैम्डा भी प्रेजेंट है, प्रकाश का चाल भी है, न्यू भी है। न्यू को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसे हम हिंदी से आवृत्ति बोलते हैं।
तो आवृत्त का मतलब ये होता है किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में गुजरने वाली वेव्स नंबर को, किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में गुजरने वाली वेव्स नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। साथ ही साथ इसी चीज को हम समझने के लिए हम क्या करते हैं? रेडिएशन का सहारा लेते हैं। जैसे रेडिएशन में हम देखते हैं कि किस तरह की जो रेज चलती हैं, निकलती हैं, वह कैसे जो है कि उनका कलर क्या है। जैसे एक इमेजिन कीजिए कि सन से जितने रेडिएशन हमारे पृथ्वी को पहुंचते हैं, तो मॉर्निंग टाइम में जैसे निकलते हैं तो वह रेडिएशन ट्रेवल करते हुए पहुंचते हैं, तो उनका जो कलर है वह कलर क्या है? सब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सबका कलर समान होता है, लेकिन सभी कलर को हम क्या कर सकते हैं? देख भी नहीं सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही रेज है जो दिखाई देती है, वह विजुअल रेज है। विजुअल रेज को ही हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दूसरे रेज को नहीं देख सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है वह दोनों में एक रिलेशनशिप होता है। एक रिलेशनशिप में हम दिखाएंगे आपको। जैसे यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ, यानी अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। या अगर डिक्रीज कर रही है तो हमारा जो वेवलेंथ है वह क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ अगर इसमें हम रिलेशनशिप देखें तो C इक्वल टू क्या होगा? न्यू लैम्डा होगा, या न्यू इक्वल टू C/λ होगा, जहाँ न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और वेवलेंथ को क्या कहते हैं? लैम्डा को हम कहेंगे वेवलेंथ। अब इसको जो है हम यहाँ से देखेंगे, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यह क्या है? गामा रेज है, यह एक्स रेज है, यह यूवी रेज है, यह इंफ्रारेड है, जिसे IR के द्वारा कर दिया गया है। तो IR है, यह माइक्रोवेव है। यह रेडियो में दो होता है, एक तो FM होता है, एक AM होता है, जिसे रेडियो वेव्स हम कहते हैं। और यह लॉन्ग रेडियो वेव है, जो पूरा यहाँ ज़्यादा संख्या में है इसका परसेंटेज। अब यहाँ देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी हम दिखाए हैं आवृत्ति, तो 10⁻24 है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? ये सीधे डिक्रीज कर रहा है। 10⁻24, 10⁻22, 10⁻20 सीधे क्या हो रहा है? यह डिक्रीजिंग आर्डर में, यानी घटते क्रम में यह आगे बढ़ रहा है। तो गामा रेज का सबसे ज़्यादा है। अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक्स रेज का अगर देखेंगे तो एक्स रेज का इसकी अपेक्षा कम है, फिर यूवी रेज का कम है, फिर इंफ्रारेड का कम है, फिर माइक्रोवेव का है, फिर वही FM का है, AM का और कम है इसकी अपेक्षा। लॉन्गर वेव पर जाते जाते क्या हो जा रहा है? इसकी संख्या शून्य हो जा रही है। लेकिन यहाँ अगर हम वेवलेंथ को देखें तो वेवलेंथ पर 10⁻⁻18, 10⁻⁻14। अब यहाँ से क्या हो रहा है? यह सीधे इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ते क्रम में आ रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे के क्या होते हैं? यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर लैम्डा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा क्या होगा? घटेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और जो वेवलेंथ है वह क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, तो आप ऐसे कह सकते हैं, जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो डेफिनेशन आप बना सकते हैं, जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को
वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो हम यह अरेंजमेंट किए हुए हैं इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए, पहले जो है वैज्ञानिकों का मानना था कि जो पृथ्वी पर हमारे सन से जितने रेज आते हैं वह सब दिखाई देते हैं। तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि ऐसा संभव नहीं है कि सभी रेज हमको दिखाई देते हैं, कुछ ही ऐसे रेज हैं जो दिखाई देते हैं और उसमें मात्र एक ही रेज है जो विजुअल रेज है और विजुअल रेज ही दिखाई देता है, तथा दूसरा रेज हमको दिखाई नहीं देता है। यह सिर्फ यही है जो दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता है। और सबका सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम समझने का प्रयास किए। साथ ही साथ जो है इसमें कुछ इसके वो हैं, जैसे छोटा छोटा अभी हम बताए कि यहाँ वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ को हमने बता दिया। श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। और वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में भी अगर हम देखें उसके पहले क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। तो एक सेकेंड में बनने वाले टोटल वेव्स की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में टोटल वेव्स की संख्या को बनने वाले को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक इसी तरह से जो है किसी वेव्स के द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी, किसी वेव्स के द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी को हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी कैसे जो है कि यह ट्रेवल करते हुए आ रहा है। पृथ्वी से सन का अगर दूरी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से जैसे रेज निकलती हैं तो उनको रेज को आने में इतना टाइम लगता है और वह ट्रेवल करते हुए पहुँचती हैं तो उनका क्या होगा, कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा, यानी उनका कुछ न कुछ क्या होगा, वेग होगा। और उस वेग से क्या करती हैं, ट्रेवल करते हुए हमारे पृथ्वी को पहुँचती हैं और पृथ्वी पर पहुँचती हैं तो उनका जो यह कंडीशंस हैं वह सब क्या होता है, अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। जैसे कुछ वायलेट कलर दिखाई देता है, कुछ ग्रीन दिखाई देता है। अभी सुबह के समय में हम देखें तो जो सन है वह पूर्ण रूप से रेड दिखाई देता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो थोड़ा सा क्या होगा, उसमें कलर में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा। जैसे जैसे चेंजिंग होगा, अगर हम 12 बजे के बाद देखें तो उसका कलर प्योर क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। येलो कलर के बाद अगर 1 घंटे बाद फिर अगर हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से हम जो है अपनी आँखों से सनलाइट को देखने में हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि जैसे रेडिएशन हमारी आँखों पर पड़ते हैं तो हमारी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वह क्या होती हैं ना, सिकुड़ जाती हैं, जिसके वजह से हमारे चारों तरफ एक अंधेरा टाइप बन जाता है। तो उसके बाद अगर देखें तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से कंडीशंस हैं, किस पर डिपेंड करता है, या डिपेंड सिर्फ टेम्परेचर पे करता है कि टेम्परेचर कैसा है। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका कलर क्या होगा, चेंज होता जाएगा। कुल मिलाया के ये जो है कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने बताया कि 2 चीज़ें हैं, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। इन दोनों से मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना हुआ है। तो इसको समझे। यहाँ फ्रीक्वेंसी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दिया, वेवलेंथ को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दिया। डेफिनेशन आपको बता दिया कि जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब शेष जो है इसके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स है, इसी के आधार पर जो है वह ब्लैक बॉडी रेडिएशन है।